हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां कोई इंसान अपने करियर के बिल्कुल पीक पर हो। हाँ बिल्कुल। मतलब एक फिल्म का 200 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा हो, 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो और पूरा स्टेट उसकी एक झलक के लिए पागल हो। हर बड़ा प्रोड्यूसर घर के बाहर लाइन में खड़ा हो। एकदम सुपरस्टार वाली लाइफ। और फिर अचानक वो अपना पूरा ये चमचमाता हुआ फिल्मी एम्पायर छोड़ दे और सीधे तमिलनाडु की उस कठोर मिट्टी से सनी हुई राजनीति में उतर जाए, जहां बड़े बड़े दिग्गज ढेर हो जाते हैं। ये तो ना किसी बड़ी सस्पेंस थ्रिलर की स्क्रिप्ट लगती है। हाँ एकदम। पर रियलिटी में ये जोसेफ विजय का सफर है, जिन्हें दुनिया आज सुपरस्टार विजय या थलपति के नाम से जानती है। उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। सही कहा। 2026 के चुनावों में टीवी के पार्टी के झंडे तले 234 में से 108 सीटें जीतकर उन्होंने जो इतिहास रचा है, उसने दशकों से चली आ रही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया है। और आज हम इसी सोर्स मटेरियल में डीप डाइव करेंगे। हम इन न्यूज़ रिपोर्ट, सिलेक्शन डेटा और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अनपैक करके ये समझेंगे कि ये सब आखिर हुआ कैसे। बिल्कुल। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। एक स्ट्रगलिंग चाइल्ड एक्टर जिसका पहला लीड रोल बुरी तरह फ्लॉप हुआ, बहुत बुरी तरह। हाँ, वो आगे चलकर पहले बॉक्स ऑफिस का सिल्वर स्क्रीन सेवियर बनता है और फिर उसी फैन फॉलोइंग को एक ऐसी वेल ऑयल्ड पॉलिटिकल मशीन में कन्वर्ट कर देता है जो सीधे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचती है। ये सिर्फ किस्मत तो कतई नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिकली 3 दशक लंबा एक मास्टर क्लास है ब्रांड बिल्डिंग और पेशेंस में। इस सफर को गहराई से समझने के लिए हमें 1980s में वापस जाना होगा। अच्छा। विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर खुद एक बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर थे। उन्होंने विजय को 1984 की फिल्म वेट्री में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। राइट। लेकिन असली रियलिटी चेक 1992 में मिला। 18 साल की उम्र में नालैया थीरपू से विजय ने लीड रोल में डेब्यू किया और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मॉन्यूमेंटल डिजास्टर साबित हुई। ओहो। मीडिया और क्रिटिक्स ने उनके लुक्स और एक्टिंग को लेकर ऐसे हार्श और ब्रूटल कमेंट्स पास किए जो किसी का भी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते थे। ये एक तरह से किसी नए स्टार्टअप की तरह है जिसका पहला प्रोडक्ट मार्केट में पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया हो। हाँ बिल्कुल सही एनालॉजी है। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में लोग इंडस्ट्री छोड़ देते हैं या पूरी तरह फेल हो जाते हैं, पर उनके पिता ने एक क्लासिक पिवट स्ट्रैटेजी अपनाई। हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी। बल्कि 1993 में एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मास हीरो विजयकांत के साथ विजय को सेंदूर पैंडी में कास्ट कर दिया। एक तरह से ये को ब्रांडिंग का अर्ली एग्जाम्पल था। बिल्कुल। नए और फेल हुए ब्रांड को एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के कंधे पर रखकर लॉन्च किया। नहीं, विजय को जमीन से जुड़े रहने पर मजबूर किया। मतलब जब इतना बुरा रिजेक्शन मिलता है तब क्या इंसान ऑटोमेटिकली रियलिटी से कनेक्ट हो जाता है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो हमें उनके पिता के ट्रेनिंग मेथड को देखना होगा। उन्होंने डिसिप्लिन और टाइम पंक्चुअलिटी पर बहुत जोर दिया। अच्छा। लेकिन हाँ, उस शुरुआती पब्लिक ह्यूमिलिएशन का एक लास्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर पड़ा। जब उन्हें सक्सेस मिलनी शुरू हुई, जैसे 1994 की हिट रसिगन के बाद जब उन्हें पहली बार इलिया थलपति यानी यंग कमांडर का टाइटल मिला, हाँ? तब तक उनके अंदर एक सॉलिड ह्यूमिलिटी आ चुकी थी। स्टारडम आने के बाद भी सेट पर सबसे पोलाइट रहना, एक आम इंसान की तरह बिहेव करना, ये सब कैलकुलेशन नहीं बल्कि उस रिजेक्शन से आई हुई मैच्योरिटी थी। वो ग्राउंड रियलिटी को कभी भूले नहीं। बिल्कुल, वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। और यही जमीन से जुड़े रहने का फैक्टर उनके नेक्स्ट फेज में काम आया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? एक सिंपल रोमांटिक हीरो जिसे फैमिलीज इतना पसंद करती थी, उसने अचानक रास्ता क्यों बदला? 1996 में पूवे उन्ना काग और 1997 में कादलुकु मर्यादाई जैसी फिल्मों ने उन्हें तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा रोमांटिक स्टार बना दिया था। हाँ, उन रोल्स में वो एक आदर्श प्रेमी थे। बिल्कुल, फैमिलीज के आदर्श बेटे थे। उन्हें तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिला। दर्शक उन्हें प्रैक्टिकली अपने घर का हिस्सा मानने लगे थे। ये एक बहुत बड़ा सेफ जोन था। सेफ जोन जरूर था, लेकिन सेफ जोन में रह के कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। 2003 और 2004 का दौर तमिल सिनेमा की हिस्ट्री का सबसे क्रूशल टर्निंग पॉइंट है। कैसे? फिल्म थिरुमलाई और स्पेशली गिल्ली ने पूरी इंडस्ट्री के मैथ को बदल दिया। गिल्ली तमिल सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन क्रॉस किया। ओह वाओ, 50 करोड़? हाँ, इस पॉइंट पे उन्होंने उस बॉय नेक्स्ट डोर और सॉफ्ट रोमांटिक इमेज को पूरी तरह से तोड़ दिया।
वो हार्डकोर मास एक्शन हीरो बन गए। और उनका टाइटल इलिया थलपति से अपग्रेड होकर सिर्फ थलपति यानी कमांडर। बिल्कुल सही। यहाँ मुद्दा वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सेफ जोन से निकलकर मास एक्शन में जाना एक कैलकुलेटेड रिस्क तो था, पर मैं थोड़ा पुश बैक करना चाहूंगा। बताइए। क्या पर्दे पर सिर्फ गाड़ियां उड़ाने और हवा में 10-15 गुंडों को पीटने से जनता किसी एक्टर को अपना मसीहा मान लेती है? एक्शन तो 90s और 2000s में हर दूसरा एक्टर कर रहा था। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। विजय की इमेज में ऐसा क्या अलग साइकोलॉजिकल ट्रिगर था कि लोग उन्हें एक रियल लाइफ रक्षक मानने लगे? एक्शन करने और हीरो बनने में डिफरेंस कैरेक्टराइजेशन का होता है। विजय ने जो रोल्स सिलेक्ट किए, उनकी स्टाइलिंग और उनका बैकग्राउंड एकदम रिलेटेबल होता था। अच्छा, मतलब वो टिपिकल लार्जर देन लाइफ नहीं थे? नहीं, वो अरमानी सूट्स पहनकर क्राइम से नहीं लड़ते थे। वो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबके से आने वाले आम आदमी का कैरेक्टर प्ले करते थे। राइट। उनकी फाइट सीक्वेंस में पर्सनल रिवेंज से ज्यादा सिस्टमिक करप्शन और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के राइट्स की बात होती थी। जब पर्दे पर एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला इंसान किसी करप्ट मिनिस्टर को उसके ऑफिस में घुसकर चैलेंज करता है, तो आम दर्शक उसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन का कैथार्सिस ढूंढता है। बिल्कुल। सबकॉन्शियसली ऑडियंस को लगने लगा कि ये आदमी मेरे हक के लिए सिस्टम से लड़ सकता है। ओह वाओ। बेसिकली उनकी फिल्में उस आम आदमी की आवाज बन रही थीं जिसके पास हकीकत में बोलने की ताकत नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और जब जनता ने इस आइडिया को अपना लिया, तब विजय की फिल्मों ने धीरे धीरे अपना फॉर्मेट बदलकर एक्चुअल पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस का रूप ले लिया। अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि पता ही नहीं चलता। हाँ, एकदम नेचुरल लगता है। 2014 की ब्लॉकबस्टर कत्थी को ही देख लीजिए, जहां उन्होंने डायरेक्टली कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन और किसानों के मुद्दों को उठाया। और इसके बाद 2017 में मर्सल आई। इस फिल्म ने तो नेशनल लेवल पर स्टॉर्म खड़ा कर दिया था। वो जीएसटी वाले डायलॉग्स। हाँ, मर्सल में उनके कैरेक्टर्स ने जीएसटी और डिजिटल इंडिया जैसी फ्लैगशिप गवर्नमेंट पॉलिसीज पर सीधे डायलॉग्स बोले। ये इतना डायरेक्ट था कि रूलिंग पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। और नेशनल न्यूज चैनल्स पर हफ्तों तक यही डिबेट चलती रही थी। बिल्कुल। फिर 2018 में सरकार आई, जिसमें तो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स ही मेन थीम थी। यहाँ हम अपनी चर्चा को थोड़ा पॉज करके एक बात साफ कर दें। सुनने वालों के लिए ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। विजय की इन फिल्मों ने या उनके कैरेक्टर्स ने जीएसटी, डिजिटल इंडिया या किसी और पॉलिसी पर जो भी पॉलिटिकल स्टैंड लिया, हम उस स्टैंड का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। सही कहा। चाहे डीएमके हो, एआईडीएमके हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हम सिर्फ इस सोर्स मटेरियल को बिना किसी बायस के एनालाइज कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ उस तरीके को समझना है जिससे सिनेमा का इस्तेमाल पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए हो रहा था। बिल्कुल। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जनरली पॉलिटिशियंस जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो बहुत कॉशियस होते हैं। वो सेफ और डिप्लोमेटिक बातें करते हैं। हाँ, वो विवादों से बचते हैं। लेकिन विजय ने उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंटेंशंस को कभी छुपाया नहीं। उन्होंने 100 करोड़ की कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स को प्रैक्टिकली अपना मैनिफेस्टो बना लिया। जो मुद्दे ऑपोजिशन पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रही थीं, वही मुद्दे थिएटर में पंच डायलॉग्स के थ्रू डिलीवर कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उनकी फिल्में उनके पॉलिटिकल करियर का ट्रेलर थी। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। उन्होंने दर्शकों के दिमाग में पहले ही ये बीज बो दिया था कि वो असल जिंदगी में भी सिस्टम से लड़ने आ रहे हैं। लोग मेंटली उस आहट को सुल चुके थे। बिल्कुल। उन्होंने ग्राउंड वर्क बहुत पहले शुरू कर दिया था। लेकिन थिएटर के अंदर सीटी बजवाना और इलेक्शन की धूप में लोगों से वोट डलवाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। कई मास हीरोज पॉलिटिक्स में आए और बुरी तरह फेल हुए हैं। डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दिग्गजों के सामने खड़े होने की एक्चुअल मशीनरी उन्होंने कहां से बनाई? ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। स्टारडम पॉलिटिक्स में एंट्री टिकट दे सकता है, पर सीट नहीं। राइट। विजय ने इस गैप को ब्रिज करने के लिए अपनी फैन फॉलोइंग को वेपनाइज किया, पर एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से। 2009 में उन्होंने विजय मक्कल इयक्कम एस्टैब्लिश किया था। ओके। और ये दूसरे फैन क्लब्स जैसा बिल्कुल नहीं था जो सिर्फ मूवी की रिलीज पर पोस्टर लगाते हैं या दूध चढ़ाते हैं।